ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंखधार। मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। जी हां, आज से मनी सेंट्रल आपको नए समय पर मिलेगा, इसी समय मिलेगा। रोज शाम को 7 बजे मैं और अंशुमान जी आपके पास आएंगे और मनी सेंट्रल की दिन की सारी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। ये समय में बदलाव इसलिए क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के ऐसे कमेंट थे, ऐसी मांग थी कि इसको थोड़ा जल्दी लाया जाए। 9 बजे का समय थोड़ा विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है। सर, अब हम 7 बजे रोजाना जुड़ा करेंगे। हम लोग 7 बजे मनी सेंट्रल को लेकर बहुत सारे लोगों के सुझाव थे। आप सबकी प्रतिक्रिया, आप सबके सुझावों के लिए बहुत बहुत आभार पूरी मनी 9 की टीम की तरफ से, मनी सेंट्रल की टीम की तरफ से, हमारे प्रोड्यूसर मनोज और विपुल की तरफ से। आप सबके सुझाव थे कि इसे थोड़ा जल्दी लाया जाए ताकि लोग इसे समझ सकें, देख सकें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकें। तो इसलिए मनी सेंट्रल का समय हम आज से बदल रहे हैं और अब यह 7 बजे आपको मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। बिल्कुल। और आज का मनी सेंट्रल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि आज का मनी सेंट्रल है वॉर सेंट्रल। जी हां, क्योंकि पुतिन नहीं माने, ना तो उन्हें प्रतिबंध रोक पाए, ना यूरोपीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत। यूक्रेन पर उन्होंने हमला कर दिया। अब इस हमले के बाद होगा क्या, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। तो आज के इस मनी सेंट्रल में सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कौन से सवालों के जवाब हम देंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये कि युद्ध शुरू हो गया, अब क्या होगा। सर, दूसरा सवाल क्या होगा? दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या रूस के ऊपर तेल और गैस की सप्लाई, दुनिया के बाजारों को बंद करने की पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि रूस की ताकत की नाभि वही है। तो क्या दुनिया के लोग पुतिन को सबक सिखाने के लिए रूस की उस ऊर्जा नाभि पर असर पर प्रहार करेंगे? हम इसका गणित समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और ऐसा नहीं हुआ तो भी क्या होगा। बात केवल तेल और गैस बाजार की नहीं होगी, शेयर बाजार में क्या होगा, कमोडिटी बाजार क्या करेंगे, मेटल बाजार कैसे चमकेंगे, रुपए का डॉलर का क्या होगा, यानी कि तमाम बाजारों पर भी हम आज बात करेंगे। और अगली बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या महंगाई वाली मंदी लौट रही है। क्या अमेरिका को 70 के दशक की स्टैगफ्लेशन की याद आना शुरू हो गई है, क्योंकि महंगाई पहले से मौजूद थी। तेल की कीमतें $100-120 के आसपास पहुंच रही हैं। और अगर दुनिया में यह होता है तो महामारी से उभरी हुई अर्थव्यवस्था आखिर किस तरह से इस महंगाई और मंदी का सामना करेगी, हम इस पर भी बात करेंगे। हम बात इस पर भी करेंगे कि इस युद्ध से आखिर नुकसान ही नुकसान है या किसी को फायदा भी है। जी हां, तो किसे फायदा किसे नुकसान, यह भी अंशुमान जी से आज इस चर्चा में हम जानेंगे। और सबसे आखिरी में हम लौटेंगे भारत की तरफ, क्योंकि भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। भारत रिकवरी की कोशिश कर रहा है, मंदी से उबरने की कोशिश कर रहा है। भारत पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर होगा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर, और यह युद्ध हमारी जेब तक क्या असर करेगा, हमारी जेब तक कैसे आएगा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो यानी कि सुबह की से जितनी कवरेज चल रही थी युद्ध की, वो आपको ये तो बता रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मनी सेंट्रल अपने इन 6 सवालों के जरिए आपको यह बताएगा कि अब आगे क्या होगा, इसका असर आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या है, इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या है। तो जुड़े रहिए मनी सेंट्रल के साथ। मनी सेंट्रल क्योंकि आपको ऐसे ही इंसाइट्स लेकर आता है। हम अपनी चर्चा शुरू करें, इन तमाम सवालों के जवाब अंशुमान जी से जाने उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। और देखिए, आज घड़ी में जब सुबह के 9 बजे थे, यूक्रेन में जब बमबारी शुरू हुई थी, तो उसने दुनिया भर के बाजारों को कैसे दहला दिया था। यूक्रेन पर रूसी हमले का पहला बम भले ही ब्लैक सी से सटे किसी शहर पर गिरा हो, लेकिन उसकी गूंज दुनिया भर के बाजारों में सुनाई दी। चीन, जापान, ताइवान समेत तमाम एशियाई शेयर बाजार खून खच्चर हो गए। सेंसेक्स निफ्टी ने भी खुलते ही 3% से ज्यादा का गोता लगाया। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बुरी तरह टूटे। निवेशकों की 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी स्वाहा हो गई। बाजार में गिरावट का यह लगातार 7वां कारोबारी सत्र था। शेयर बाजार की गिरावट इतनी गहरी थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभी इंडेक्स 2.5 से 4% तक टूट गए। बाजार की उथल पुथल को दर्शाने वाले इंडेक्स इंडिया विक्स 34 के पार निकल गया, यानी जून 2020 के बाद सबसे ऊंचा स्तर। इस गिरावट को जानकार बाजार में एंट्री का मौका बता रहे हैं। यस सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटी हेड अमर अंबानी कहते हैं कि पिछले युद्ध का इतिहास देखें तो इसके बाद बाजार में तेजी आती है। फिर चाहे वो वियतनाम का तनाव हो या गल्फ, अफगानिस्तान और इराक है, 7 दिन में आई गिरावट बाजार में घुसने का एक अच्छा मौका है। मजबूत फंडामेंटल और बढ़िया मैनेजमेंट वाली कंपनियों को खरीद सकते हैं। रूस एनर्जी मार्केट का बड़ा खिलाड़ी है, तो युद्ध के ऐलान के साथ ही ये बाजार भी तपने लगा।
कच्चे तेल में आए उबाल से ब्रेंट क्रूड $101 पर बैरल के पार निकल गया। 8 साल बाद भाव इस स्तर पर पहुंचे हैं। नेचुरल गैस 6% उछलकर $5 पर यूनिट के पार पहुंच गई। चार्ट पर बाजार की तस्वीर पढ़ने वाले टेक्निकल एनालिस्ट अमित हाचरेकर बता रहे हैं कि मार्च के अंत तक क्रूड $130 पर बैरल के भाव भी छू सकता है। यानी अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करने वाले भारत की मुसीबतों का बुल रन तो अभी बस शुरू हुआ है। मेटल के ग्लोबल मार्केट भी इसी युद्ध की आहट से खनकने लगे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर भी इसका असर दिखा। कॉपर, जिंक, लेड, निकल, एल्युमिनियम सभी मेटल्स चढ़कर काम कर रहे हैं। ध्यान रहे, तेल गैस के बाद महंगे मेटल्स भी महंगाई की आग में घी का काम करेंगे। बाजार में जोखिम बढ़ा तो सोना चांदी चमक उठे। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड $1950 पर औंस के करीब पहुंच गया। भारत के सर्राफा बाजार में भाव 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार निकल गए। चांदी भी 2.5% चढ़कर 66,000 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई। बाजार में जोखिम बढ़ा तो सोने चांदी के बाजार में ये तेजी जारी रह सकती है। तो मनी 9 की सलाह मानिए और अपने वित्तीय सलाहकार से मशवरा कर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लीजिए। आप कीजिए अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस, लेकिन उससे पहले मनी सेंट्रल में समझिए इस युद्ध का असर। सर, सबसे पहला सवाल, युद्ध हो गया, धुएं के गुब्बार पूरे यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हैं। अब अगला कदम क्या होगा? अब इसके आगे होगा क्या? क्या कोई नया सैंक्शन आएगा? एक सैंक्शन की आपने बात की थी, जो सबसे बड़ा सैंक्शन माना जा रहा था, जो नहीं लगा था, कि स्विफ्ट से पूरे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया जाएगा। अब बढ़ेंगे क्या उसकी ओर? शुभम, कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका और यूरोप के बैंक्स जिस दुविधा में हैं कि रूस को कैसे दुनिया के वित्तीय सिस्टम से अलग थलग किया जाए। हालांकि रूस को इस बात की आशंका पहले से थी। हम विस्तार से मनी सेंट्रल के पिछले एपिसोड में रूस की तैयारियों पर चर्चा कर चुके हैं, उन्हें हम यहाँ दोहराना नहीं चाहते। रूस ने अपने बैंकों को इस बात के लिए तैयार किया था कि अगर लंबे सैंक्शंस आएँ तो वो अपनी वित्तीय क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। लेकिन अब यहाँ पर आज इस हमले की सूचना के बाद अमेरिका में बैठकों के दौर चल रहे हैं। व्हाइट हाउस से कहा जा रहा है कि ऐसे सख्त सैंक्शन लगाए जाएंगे, ऐसे सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जिनका जो रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ देंगे। इसका दो मतलब यह है कि पहली चीज तो ये कि नाटो और अमेरिका किसी सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उतरना नहीं चाहते हैं। इस बात के संकेत स्पष्ट हैं और लगातार इसके संकेत फ्रांस से और बाकी जगह से आ रहे हैं। यानी पुतिन को काबू में करने के लिए, पुतिन काबू में आएंगे कि नहीं आएंगे, पुतिन को काबू में करने के लिए प्रतिबंधों का रास्ता ही अपनाया जाएगा। पहली बात ये। अगला जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध आ सकता है वो यही कि अमेरिका और यूरोप के बैंक मिलकर रूस को दुनिया के बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दें। जिस स्विफ्ट बैंकिंग नेटवर्क का जिक्र हम पहले भी करते रहे हैं, जिसका हिस्सा है पूरी दुनिया के बैंक्स, अगर उससे रूस को बाहर किया जाता है तो रूस के ट्रेड, निर्यात, बाकी चीज़ों पर असर पड़ेगा। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल और इफ है, और वो ये कि यूरोपियन यूनियन इस हमले के बाद भी शुभम आज तक इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाया है कि रूस के बैंकों को उससे बाहर किया जाए। जर्मनी के बैंक, फ्रांस के बैंक्स, एलायंस, डॉयचे, यूनिक्रेडिट, इनके एक्सपोजर इतने बड़े हैं रशियन बॉन्ड्स में कि उनके लिए यह करवा पाना मुश्किल होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि रूस गैस की सप्लाईज करता है, रूस ऑयल की सप्लाई करता है, रूस फूड ग्रेन की सप्लाई करता है, पैलेडियम, प्लेटिनम जैसी महत्वपूर्ण धातुओं की सप्लाई करता है। अगर अचानक रूस को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया तो ये सारी सप्लाईज के पेमेंट फंस जाएंगे। ये काम अमेरिका ने सफलता के साथ ईरान जैसी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किया था, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी, यानी जिनके विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का हिस्सा बड़ा था। रूस की अर्थव्यवस्था डॉलराइज्ड नहीं है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से बदला है। इसलिए ये प्रतिबंध अगर आया भी तो रूस को तो तहस-नहस करेगा, रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, पर यूरोप में एक रिसेशन की शुरुआत कर सकता है, यूरोप में एक कंटेजियन की शुरुआत कर सकता है। और उस बैंकिंग कंटेजियन से यूरोप के बैंक बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि उनके सर पर ब्याज दरें बढ़ाने की तलवार लटकी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध आ सकता है जिस पर हमारी निगाहें हैं। बिल्कुल। तो यानी कि अगर सबसे बड़े प्रतिबंध, वाकई अगर आप रूस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो आपको स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से उसे बाहर करना होगा, तभी कोई ऐसा प्रतिबंध शायद आएगा जिससे रूस कुछ ठिठक सकता है, रुक सकता है। अन्यथा जो अभी तक प्रतिबंध लगे, वो अंशुमान जी का भी यही कहना है कि वो एक बड़े किले पर आप पत्थर मार दीजिए, इससे ज्यादा नहीं थे। सर, मेरा अगला सवाल एनर्जी मार्केट पर होगा, क्योंकि रूस के बाद हमने देखा ब्रेंट क्रूड 101 के पार चला गया, 8 साल में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच गया।
क्या आपको लगता है कि तेल की सप्लाई रूस से बंद कर दी जाएगी? गैस पे मैं अगला सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले मैं तेल का बाजार जानना चाहता हूं, वहां आप क्या समीकरण बैठेंगे? यह है रूस की शक्ति का नाभि केंद्र, या जहां पर उसकी नाभि है। दो संभावनाएं हमारे सामने निकल रही हैं। तेल बाजार के विशेषज्ञों से हमने बात करने की कोशिश की और शुभम एक दिलचस्प आंकड़ा हमें आज सुबह मिला कि जो रूस के ऑयल की सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसकी कीमतें तेजी से गिरी हैं। यानी रूस का ऑयल डिस्काउंट पर बिक रहा है। दुनिया के रशियन ऑयल जो है वो ब्रेंट से या नाइमेक्स से थोड़ा अलग होता है क्वालिटी में, वो हैवी ऑयल होता है और भारत उसका इंपोर्ट नहीं करता। भारत में रूस के ऑयल की रिफाइनिंग नहीं होती, पर यूरोप की रिफाइनरीज और चाइना प्रमुख देश हैं जहां पर रूस के ऑयल की रिफाइनिंग होती है। रूस दुनिया के ऑयल बाजार में ब्रेंट क्रूड, नाइमेक्स और रशियन ऑयल के ऑयल अलग अलग तरीके से ट्रेड होते हैं, पर आज जो हमें संकेत मिले उस हिसाब से दुनिया के बाजार मान रहे हैं कि रूस के ऑयल की सप्लाई रुक सकती है। यानी उसमें उन्होंने सौदे रोक दिए हैं क्योंकि उनको आगे इसमें मुश्किल हो सकती। तो एक महत्वपूर्ण संकेत हमें बाजार के नजरिए से मिलता है। अभी किसी भी दुनिया की सरकार ने यह नहीं कहा है, लेकिन हमें यह संभावना दिखाई देती है कि शायद रूस की ऑयल सप्लाईज पर या रूस की एनर्जी सप्लाईज पर प्रतिबंध आ सकते हैं, क्योंकि रूस ने दुनिया की शांति और दुनिया में जो शांति की व्यवस्था उसको प्रभावित किया और बात नहीं मानी है और युद्ध में झोंक दिया है यूरोप को। माना जा रहा है कि लगभग 60% रूस की सप्लाई प्रतिबंध के दायरे में आ सकती है जो दुनिया के बाजारों में। रूस का लगभग जो उत्पादन है वो 3 मिलियन बैरल पर डे के आसपास है। इतना उत्पादन डिक्लाइन होगा अगर 60% प्रतिबंध के दायरे में आता है रूस का तेल उत्पादन। 60% मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना, बेलारूस और कुछ दूसरे कंट्रीज हैं जिनके बारे में इस बात की संभावना है कि वे सैंक्शंस को डिफाई करेंगे, यानी वो प्रतिबंधों को नहीं मानेंगे। मेरे पास एक दिलचस्प आंकड़ा है शुभम रूस की ऑयल सप्लाईज के संदर्भ में, जो ये बताता है कि रूस की ऑयल सप्लाईज का जो हिस्सा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोपियन यूनियन के बाद चाइना को जाता है। और शायद इसलिए चीन की तरफ से जो हमें अभी संकेत मिले इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, हाँ, एशिया और ओशेनिया को, खासतौर से चाइना को करीब 31% रूस का तेल जाता है और 48% गैस और नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप के तरफ जाती है। तो ये 60% उत्पादन, ये जो 3 मिलियन बैरल पर डे का लॉस मार्केट में होगा अगर रूस का तेल नहीं आता है, ये उसी का असर है कि आप $110-120 पर बैरल के आसपास तेल की कीमतें देख रहे हैं। अभी हमें नहीं पता है कि दुनिया के कौन से देश अचानक इतना उत्पादन बढ़ाकर इतना ऑयल पंप करेंगे। बहुत गहरी कूटनीतिक दबाव हमें दिखाई देंगे अब मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से, कि कतर, सऊदी अरब, अमीरात जैसे देश अपने तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करें और रूस से के पे प्रतिबंधों से आने वाला जो तेल है उसकी भरपाई करें। ऐसी ही स्थिति हमने ईरान के दौर में भी देखी थी। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे थे ईरान का तेल बाजार में आना कम हुआ था, लेकिन तब रशिया के तेल ने, रूस की सप्लाई ने बाजार के डिमांड गैप को फिल कर दिया था। तो यहां पर एक और चुनौती हमें दुनिया के बाजारों की दृष्टि से दिखाई देती है और इसलिए हमें यह अनुमान मिल रहे हैं कि अभी नहीं अगले कई महीने तक अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल की कीमतें $70-75-90 के आसपास रह सकती हैं, जो अभी 120 पे हैं, कूल ऑफ होकर 90-95 के पास आएंगी, पर यह पूरा साल 70-75 से $80 पर बैरल के लेवल पर जा सकता है, जो भारत के लिए या दुनिया की तेल खपत करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता की खबर है। बिल्कुल, तो तेल पर दो टूक ये कि अगर प्रतिबंध लगा तो 60% सप्लाई ऐसी है जो टूट सकती है और जो सप्लाई नहीं टूटेगी उसमें चाइना, बेलारूस जैसे देश हैं जो जारी रख सकते हैं। सर चलिए, तेल तो समझ में आता है, गैस का क्या होगा? रातों रात पाइपलाइन तो बिछाई नहीं जा सकती, तो गैस का बाजार कब किस करवट बैठेगा? गैस सबसे बड़ी चिंता है और गैस की सबसे बड़ी चिंता यूरोप की है, क्योंकि दुनिया की जो नेचुरल गैस की सप्लाई चेन है उसमें रूस का हिस्सा करीब 11% के आसपास है, 10.6% के आसपास हिस्सा है। और यूरोप की, ईयू की, मतलब जब मैं यूरोप की बात करता हूं तो यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की करीब 23% सप्लाईज रशिया से आती हैं। नॉर्थ सी, जहां से दूसरा सोर्स है यूरोप के लिए गैस का, नॉर्थ सी में गैस का उत्पादन लगातार घट रहा है, जबकि नेचुरल गैस के बड़े रिजर्व्स हैं रशिया के पास, दुनिया में के सबसे बड़े रिजर्व्स वाले देशों में। पाइपलाइन के जरिए वो गैस सप्लाई करता है, बेलारूस के रास्ते से, यूक्रेन के रास्ते से और बाल्टिक सी के रास्ते से। ये 3 बड़े रूट हैं जिन 3-4 बड़े रूट से गैस जाती है। इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका तत्काल कोई विकल्प नहीं है। अमेरिका से, ईरान से या कतार से, इन देशों से अगर नेचुरल गैस का इंपोर्ट करना भी होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा पाइपलाइन के बगैर। तो गैस के मामले में यूरोप की निर्भरता बहुत ज्यादा है।
तेल की सप्लाई में की आपूर्ति को रोका जा सकता है, पर गैस की आपूर्ति रोकना मुश्किल है और यही पुतिन की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर यूरोप ने कुछ इस तरीके की कोशिश की, क्योंकि शुभम जब युद्ध होते हैं तो हम एक युद्ध की शब्दावली में एक भाषा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इसको कोलेटरल डैमेज कहा जाता है। जब युद्ध होते हैं तो आप सोचे समझे ढंग से कुछ नुकसान हाथ में लेते हैं। तो अगर यूरोप पुतिन को रोकना चाहता है और अपनी गैस सप्लाईज को बाधित रखना चाहता है, उनकी कीमतें बढ़ोतरी करना चाहता है, तो यह कदम पुतिन को बहुत महंगा पड़ेगा। तब पुतिन की अर्थव्यवस्था या रूस की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्ट्रांगुलेट हो जाएगी, पूरी तरह भिद जाएगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था में ऑयल और गैस का हिस्सा करीब 40% से ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए 60% तेल की सप्लाई दुनिया के बाजार में रोक दी गई और गैस की सप्लाई कमी झेलने को यूरोप तैयार हो गया, तो पुतिन के लिए आर्थिक रूप से ये सैंक्शंस बड़े साबित होंगे। लेकिन अभी हमें जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जिस तरह से फ्रांस और जर्मनी भी रिएक्ट कर रहे हैं, नाटो के देश रिएक्ट कर रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता कि गैस को लेकर तत्काल कोई बड़ा आक्रामक कदम रूस के खिलाफ उठाया जाएगा। और पुतिन ने सारे घटनाक्रम में पिछले हफ्ते भी कहा था कि गैस की सप्लाईज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यूरोप को गैस जाती रहेगी। और यही वजह है कि बोरिस जॉनसन ने ये बात कही थी कि यूरोपियन गैस जो है वो रशियन गैस जो है वो यूरोपियन खून में बूंद बूंद की तरह रिस चुकी है। बिल्कुल, और उसको रोका नहीं जा सकता। तेल की सप्लाई भले रोक दें, गैस का विकल्प इतनी जल्दी तलाशना, ढूंढना, मिलना बहुत मुश्किल है। सर, युद्ध का जो सबसे पहला रिएक्शन देखने को मिला वो मिला मार्केट्स पे। आप डाउ फ्यूचर्स देखिए, आप यूरोप देखिए, आप एशिया के तमाम बाजार देखिए, चाहे आप भारत देखिए, तो डोमिनो इफेक्ट होता है, एक के बाद एक गिरते चले गए। मेटल्स के बाजार उछल गए, डॉलर हमने मजबूत होता देखा। मैं एक एक बाजार पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले स्टॉक मार्केट, क्या इतिहास रहा है, कैसे अनुभव हैं, कैसे तजुर्बे हैं पुराने कि अगर ऐसी युद्ध की स्थिति होती है तो ये जो नीजर इफेक्ट आता है, कब तक ठंडा पड़ता है ये? हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ चार्ट्स उपलब्ध हैं जो हमको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। हमें दो तरीके के अनुभव मिलते हैं। गल्फ क्राइसिस को देखकर, ये चार्ट आपके सामने है और ये चार्ट के जो बाद के दो कॉलम है वो बताते हैं कि मार्केट बॉटम में कितने समय तक रहा और रिकवरी ने उसमें कितना समय लिया। इसमें अगर आप देखें, पुराने युद्धों को देख लें तो ताजे घटनाक्रम में केवल गल्फ क्राइसिस ऐसा समय रहा है जब मार्केट को या बाजार को ज्यादा बॉटम में रहना पड़ा और उभरने में लंबा समय लगा। बाकी आमतौर पर बाजार, मॉडर्न डे के मार्केट, पुराने दौर की बात छोड़ दें, युद्ध से प्रभावित होते हैं, हिलते हैं। जैसे आज हमने देखा, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सेंसेक्स 2500 पॉइंट के पास टूट चुका है। बाजार शुरुआत में काफी पैनिक होते हैं, लेकिन बाद में मार्केट मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में सुधर जाते हैं, जब तक कि कोई बहुत बड़ा युद्ध ना हो। रीजनल कन्फ्रंटेशंस उस पर असर करते हैं। लेकिन यहां एक चीज जो गल्फ वार से हमें समानता की तरफ ले जाती है वो ऑयल है, क्योंकि ऑयल का इन्वॉल्वमेंट जब भी मार्केट में होता है, रूस की अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं है, ऑयल और गैस का इन्वॉल्वमेंट, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट जब भी किसी युद्ध के साथ, जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ होता है तो बाजार एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। यहां एक और बड़ी फॉल्ट लाइन बाजार में है शुभम, वो है महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना। ऐसा लगता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी, अब और जल्दी बढ़ेंगी, और महंगाई बढ़ी हुई है, इसलिए दुनिया के शेयर बाजार बुरी तरह लहूलुहान है। लेकिन अभी अगर हम पुराना ट्रेंड देखें और ये पूरा घटनाक्रम अगर 2-3 दिन में सेटल हो जाता है, रूस पर प्रतिबंधों, रूस की एनर्जी सप्लाई और गैस सप्लाई को लेकर दुनिया के देश कोई बड़ा सख्त कदम नहीं उठाते, यानी पुतिन की जो टेंडेंसी है, पुतिन का जो दबदबा है, उसे एक तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, तो बाजार शायद हिलते जुलते सामने आ जाएंगे, ऊपर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इस पर निगाह रहेगी कि दो चीजें जिनको हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि इस युद्ध के बाद होगा क्या। पहला सवाल है कि क्या नाटो के देश किसी सीधे कन्फ्लिक्ट में जाएंगे, संभावना शून्य के बराबर दिखती है। दूसरा सवाल है कि क्या यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम से अलग किया जाएगा रूस को, और एनर्जी सप्लाईज का क्या होगा। ये तीन घटनाक्रम बाजार का आने वाला समय डिसाइड करेंगे, और इस मामले में हमारी भी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक में है। उनके पास महामारी, मंदी, महंगाई, बहुत दर्द और बहुत तकलीफ थे, ऊपर से युद्ध की चोट भी लग गई है। बिल्कुल, और दिशा तय तभी होगी जब अंशुमान जी ने बताया ये जो तीनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ऑयल गैस का क्या होगा, रूस पर सैंक्शंस का क्या होगा, और क्या नाटो देश आगे आते हैं, यही बाजार को आगे की दिशा देंगे। सर, अगला सवाल मेटल्स के मार्केट पर, क्योंकि रूस यहाँ भी एक अहम प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने देखा कि सुबह जैसी ये खबर आई, लेड, एल्युमिनियम, निकल, कॉपर, सारे बेस मेटल उछलने लगे।
यहां आप कैसे अब समीकरण बैठते देखते हैं? मेटल मार्केट्स में तेजी पहले से थी, दो वजहों से। एक तो सप्लाई चेन की शॉर्टेजेस थी, पेंट अप डिमांड थी, फैक्ट्रियां बंद थी, तो उनको मेटल खरीदने की तैयारी थी। रूस 3-4 बड़े मेटल्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आज हमने लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम का प्राइस 2008 के बाद सबसे ऊपर स्तर पर जाता देखा। निकेल इंपॉर्टेंट है, निकेल का बड़ा स्रोत है रूस। पैलेडियम और प्लेटिनम के बड़े सोर्स हैं रूस। यहाँ ये महंगाई थोड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि ये महंगाई आमतौर पर जब भी कमोडिटीज की इन्फ्लेशन आती तो लंबे समय के लिए चलती है। यहां रूस की सप्लाई निश्चित तौर पर बाधित होगी, क्योंकि रूस को के ट्रांजैक्शंस रुकेंगे, रूस को के प्रतिबंध होंगे। ऊर्जा की जो भी सप्लाई है, मतलब ऊर्जा के अलावा जो सप्लाईज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोयले के मामले में वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देशों में है। बाकी वो जो कमोडिटीज़ हैं, जिन कमोडिटीज़ की सप्लाई नॉर्मल पाइपलाइन से दुनिया के बाजार में आती थी, वो तो अब शायद रूस से नहीं आएंगी, क्योंकि प्रतिबंध रहेंगे। केवल थोड़ा प्रतिबंध डिफाई करने की कोशिश अगर चाइना की तरफ से होती है और चीन के जरिए वो सप्लाईज चीन के मार्केट में आती हैं, तो उसका असर रहेगा। इसलिए अगर आप कमोडिटी मार्केट से इस पूरी चीजों को देखना चाहते हैं तो महंगाई यहां लंबी चलेगी। स्टॉक मार्केट हो सकता है थोड़े समय के लिए रिकवर कर जाए, लेकिन कमोडिटी मार्केट की कमोडिटी इन्फ्लेशन लंबे समय तक चलेगी और उसका असर हमें शेयर बाजार पर भी दिखाई देता रहेगा। सर, अगला सवाल मेरा जो है वो गोल्ड सिल्वर को लेकर है। यहां चमक है, तो यहाँ माने कि जो बड़े लंबे समय से एक साइडवेज बाजार थे और टूटे हुए बाजार थे, हम देख रहे थे कि $1800 के आसपास गोल्ड घूम रहा था ग्लोबल मार्केट में, और हमारे यहाँ 47-48 लंबे समय तक 47-48 हज़ार रुपये प्रति तोला। वहाँ आज रौनक है, सराफा बाजार में 51,500 रेट पहुँच गए। यहाँ तेजी लंबी चलेगी? संकट में सोना हमेशा चमकता है। हमने आज सुबह 1905 के आसपास का लेवल देखा इंटरनेशनल मार्केट में, जो आमतौर पर एक साइकोलॉजिकल बेंचमार्क लेवल है गोल्ड के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि गोल्ड की डिमांड या गोल्ड की स्टोरेज दो वजह से बढ़ रही थी। इससे पहले भी हमने महंगाई के कारण गोल्ड को हेज बनते देखा, और इसीलिए हम लगातार मनी सेंट्रल में इस पर चर्चा करते चले आ रहे थे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, वैसे वैसे गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी, और अब तो और भी ज़्यादा तेल की कीमतें बढ़ने के कारण। तो इसलिए गोल्ड एक दूसरा हिस्सा है जिसकी डिमांड लंबे समय के लिए रहने वाली है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये, हमें ये देखना होगा कि ये मीडियम टर्म में, अभी हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं शुभम, वो शॉर्ट टर्म बातें हैं, मतलब अगले 15 दिन में, 1 महीने में क्या हो सकता। मीडियम टर्म में दुनिया में इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जाती है, कितनी मंदी और कितनी महंगाई आती है, और उसका असर दुनिया की करेंसीज पे क्या पड़ता है, दुनिया के मुद्रा बाजार पर क्या असर पड़ता है, इसका एक बड़ा संकेत है, इसका एक बड़ा असर हमें सोने और चांदी के भावों पर भी दिखाई देगा। ये करेंसीज कैसे मूव करेंगी, इसके बाद कौन सी करेंसी नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर, एनर्जी की सप्लाई को लेकर कितनी वल्नरेबल है, कितने जोखिम में है, उस हिसाब से उसकी करेंसी की, उसकी मुद्रा की ताकत भी तय होगी। बिल्कुल। और मुझे अच्छे से याद है 1870 के 80 के आसपास के भाव थे। अंशुमान जी ने कहा था कि 1900 का लेवल दिख रहा है। 1900 आए थे तो उन्होंने कहा था 1955 के आसपास के भाव अब बाजार में देखने को मिल सकते हैं। और 3:30 बजे जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय गोल्ड $1952 पहुंच चुका है सर, यानी कि अब 55 की दहलीज पर हम पहुंच चुके हैं। सर, आपने कहा महंगाई रहेगी, करेंसी कमजोर होंगी, तो क्या हम माने कि अब स्टैगफ्लेशन एक न्यू नॉर्मल है पूरी दुनिया के लिए? एक और चीज जो तात्कालिक तौर पर इस पूरी चर्चा से, फिर हम स्टैगफ्लेशन के ऊपर जाते हैं। एक जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसका हमें इंतजार है शुभम देखने के लिए, कि क्या नाटो के देश किसी परोक्ष ताकत के अलावा प्रत्यक्ष रूप से भी रशिया को रोकने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ ऐसी कोशिश की जाएगी जिससे कि रशिया का ट्रेड रोका जा सके, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्लैक सी से मेडिटेरेनियन का कनेक्शन। ब्लैक सी वो एरिया है जहां लगभग साल में 50,000 के आसपास शिप्स मूव करते हैं, और इसलिए आप ध्यान दें कि कल यूक्रेन ने अपने बयान में कहा कि अगर नाटो हमारे साथ खड़ा हुआ है तो टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान को बॉस्फोरस स्ट्रेट बंद कर देना चाहिए। बॉस्फोरस स्ट्रेट वो हिस्सा है जहां से एडियन सी और मेडिटेरेनियन के जहाज प्रवेश करते हैं ब्लैक सी में, और ब्लैक सी के अंदर जितने भी पोर्ट हैं जहां से दुनिया का तेल और बड़ा हिस्सा स्टेपल्स का, यानी अनाज का, बाकी दुनिया के देशों में जाता है। और यहां से जो सबसे ज्यादा गेहूं जाता है वो इजिप्ट को जाता है। इजिप्ट सबसे ज्यादा गेहूं आयात करता है रशिया से। ये जो हिस्सा है, इस हिस्से का एक अपना बहुत ही रोचक, बहुत ही रोमांचक इतिहास है दुनिया में। रूस का क्रीमिया पर हमला या रूस का यूक्रेन पर हमला इस ब्लैक सी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई अगर गतिविधि होती है, और इसलिए आज सुबह हमने देखा कि कल यूक्रेन ने यह कहा कि
बॉस्फोरस का स्ट्रेट बंद कर दिया जाए अगर नाटो यूक्रेन के साथ है। तो आज ये भी चर्चा थी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एर्डोगान को फोन किया है और उनसे बात की है और उनसे ये कहा है। अब वो बात थी, ये चेतावनी थी, अलग बात है। यह हिस्सा देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर यहां कोई गतिविधि होती है शुभम, कोई भी एक्टिविटी होती इन पोर्ट्स के आसपास, भले ही वो सामान्य गतिविधि हो, तो उसका असर हमें पूरी दुनिया की शिपिंग लाइंस पर दिखाई देगा और शिपिंग फ्रेट्स पर दिखाई देगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि मंदी से उबरते हुए, महामारी वाली मंदी से उबरते हुए दुनिया में शिपिंग फ्रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हुए थे कि उसका एक बड़ा असर हमें दुनिया में बहुत सारी चीजों की कीमतों पर दिखाई दिया था। तो यहां जो मूवमेंट है, यहां टर्की एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। टर्की नाटो के साथ खड़ा होकर रशिया को कमजोर करने की कोशिश करेगा, या न्यूट्रल रहेगा, या वो रशिया के दबाव में नाटो से अलग होगा, यह हमें देखना होगा। पर आर्थिक रूप से ये जो जोन है, मेडिटेरियन, एडियन सी और ब्लैक सी का जोन है, ये जोन शिपिंग के हिसाब से और तेल की सप्लाई के हिसाब से, गेहूं की सप्लाई के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और यहीं से जो चिंता हमको मध्य पूर्व के देशों में दिखाई दे रही है या बाकी देशों में दिखाई दे रही है, वो गेहूं की कीमतें बढ़ने को लेकर है कि अगर यहां कोई एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई तो यहां से जो गेहूं मध्य पूर्व के देशों में जाता है स्वेज होते हुए, वहां उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना दिखती है। बिल्कुल। तो सर, ये जो कीमतों के बढ़ोतरी की संभावना, इसी से अगर मैं स्टैगफ्लेशन को जोड़कर देखूं, जो मेरा अपने सवाल पे मैं वापस आता हूं कि महंगाई कई रास्तों से आपको लग रहा है, आपकी बातों को सुनकर, कि आ रही है, मंदी पहले से ही है, तो यानी कि चोट और लग गई, अभी चलना शुरू भी नहीं कर पाए। हाँ, अब ये वो समस्या जहां से स्टैगफ्लेशन की समस्या, अगर रशिया ये एडवेंचर नहीं करता यूक्रेन में या इस तरीके की घटना नहीं होती, तब भी स्टैगफ्लेशन तो आ चुकी थी। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब आपके पास महंगाई भी हो और आर्थिक विकास दर गिरी हो। अगर आप महंगाई के आंकड़े और ग्लोबल विकास दर के आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें, जो प्रोजेक्शन हमको वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया की एजेंसियों से मिलते हैं, और महंगाई के प्रोजेक्शन देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में औसत अमेरिका की 7.5% महंगाई है, विकास दर 3% है। यूरोप की महंगाई, ब्रिटेन की महंगाई 6 से 7% है, विकास दर 1.5 से 2% है। यानी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं मंदी से उबरने की पेंट अप डिमांड गंवाने के बाद अगले साल 2023 में और 2024 में स्लो डाउन के मोड में रहेंगी, उतनी तेजी से वो नहीं बढ़ेंगी, जबकि महंगाई बढ़ेगी। तो हम क्लासिक स्टैगफ्लेशन में फंस चुके हैं। और इसके बीच में जो तीसरा बड़ा फैक्टर होता है स्टैगफ्लेशन को बनाने वाला, वो फैक्टर एनर्जी के प्राइसेस होते हैं। अमेरिका को इसलिए बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, अमेरिका को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि अमेरिका ने 65 से 85 तक एक बड़ा स्टैगफ्लेशन का दौर देखा था, जब ऑयल एम्बार्गो हुआ था, तेल का संकट हुआ था और महंगाई बढ़ी थी। यहां हम एक छोटे समय के लिए, एक छोटे से समय के लिए, 6 महीने से 7 महीने तक या 1 साल के लिए दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग इंटेंसिटी की स्टैगफ्लेशन, अलग अलग असर वाली, अलग अलग प्रभाव वाली स्टैगफ्लेशन देख सकते हैं, जो हमें ऊर्जा की खपत के आधार पर, एनर्जी की डिमांड के आधार पर ये डिसाइड करेंगी कि कौन सी इकोनॉमी कितनी वल्नरेबल है और कौन सी इकोनॉमी रशिया के इस कन्फ्लिक्ट जोन से, इस प्रभाव क्षेत्र से कितनी दूर या पास है। बिल्कुल सर, तो स्टैगफ्लेशन तो कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा ही होगा, ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया। इस युद्ध से किसी को फायदा भी है या चारों तरफ बस नुकसान ही नुकसान है? सबसे बड़े 2-3 फायदे हमको इस युद्ध से दिखाई दे रहे हैं। फायदे युद्ध से किसी को नहीं होते, युद्ध तो नुकसान ही करता है। लेकिन हाँ, एनर्जी प्रोड्यूसर्स के लिए ये इन्फ्लेशन अच्छी है, उसमें अमेरिका भी है, और अमेरिका इन ए वे इस पूरे क्राइसिस से फायदे में भी है, क्योंकि दुनिया के बाजारों में अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में शामिल होने के कारण उसका लाभ अमेरिका को भी मिलेगा। हालांकि वो वापस अमेरिका की इकोनॉमी को भी वो इन्फ्लेशन बाइट करेगी। मैं कल समझने की कोशिश कर रहा था, तो अमेरिका के इंटरनल एस्टिमेट में अगर $120 तक का रेट ब्रेंट का होता है, तो अमेरिका में गैसोलीन के प्राइस $4 से $5 के आसपास बढ़ सकते हैं, या वहाँ के इंटरनल एस्टीमेट में। तो अमेरिका की समस्या है कि कोई और समय होता तो शायद वो ऑयल की इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर जाता, लेकिन वहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी हाई है, इतना ज़्यादा असर है कि अमेरिका में अब ये संभावना है कि शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जल्दी आ जाएगा। कल इस चर्चा थी शुभम की फेड क्या इसको मंदी को देखते हुए ब्याज दरों में, या दोबारा जो मंदी आ सकती है उसको देखते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी को धीमा करेगा, पर ऐसा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि फेड को जल्दी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। फायदा ऑयल एनर्जी इकोनॉमीज को है, कुछ फायदा दुनिया के उन देशों को है जो वीट का एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करते हैं, और अगर कोई सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, यूरोप और रशिया के बीच में मिनरल्स की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, इंजीनियरिंग गुड्स की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, वो व्यापार दुनिया के कुछ देशों के हिस्से में आ सकता है, जिसमें भारत भी हो सकता है। सर, दिक्कत पड़ोसी को अगर होती है तो पड़ोसी परेशान होते हैं। चीन का क्या हो, चीन को कुछ असर होगा इस पर? क्योंकि क्रूड जा रहा है वो तो हमने देख लिया,
लेकिन बिल्कुल चिपका हुआ है कई जगह से, तो वहां पर क्या असर देखने को मिलेगा? चाइना ने स्टैंड लिया है, जैसा कि पता चल रहा है कि चीन अभी तक तटस्थ था, पर चीन अब इस मामले में रशिया के आसपास खड़ा दिखाई देता है। चीन का रशियन इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा है और इसलिए शायद अगर कोई सैंक्शंस आते हैं तो चाइना की तरफ से उन्हें डिफाई किए जाने की, उन्हें ना माने जाने की बात दिखाई देती। पर कुल मिलाकर अगर एनर्जी सिक्योरिटी को छोड़ दें, क्योंकि बड़ा हिस्सा रशियन क्रूड का चीन के पास जाता है, तो जनरली चीन के लिए ये पूरी की पूरी क्राइसिस अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि दुनिया के बाजारों में जहाँ प्रोडक्ट्स की शॉर्टेजेस है, बाकी चीज़ों की शॉर्टेजेस है, वहाँ चीन के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इकोनॉमिक दृष्टि से। और जियोपॉलिटिकली चाइना भी एक्सपेंशनिस्ट है, चाइना भी विस्तारवादी है, चीन की का प्रशासन भी, शी जिनपिंग भी विस्तारवादी हैं, तो उन्हें शायद रूस का ये एडवेंचर उनके पॉलिटिकल आइडिया में, उनके पॉलिटिकल प्लान को एक तरीके से वैलिडेट करेगा, सपोर्ट भी करेगा, सूट भी करेगा। लेकिन चीन का दुनिया के बाजारों में चीन की दखल, उसकी सप्लाई शायद इसके बाद बढ़ेगी, खासतौर से ईयू के लिए। ईयू का एक बड़ा रिश्ता रशिया के साथ ट्रेड का है, तो क्या अगला शिफ्ट अगर आता है और रशिया ने जो कर दिया उसके बाद ईयू को लंबे समय तक रशिया का विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या ट्रेड का शिफ्ट अगर होता है तो वो चीन की तरफ जाएगा, क्योंकि चीन बड़ा ट्रेड पार्टनर बनकर उभरेगा ईयू का ये हमें आगे चल के देखना होगा। सर, सबकी बात हो गई, अब अपनी बात, भारत पर इसका क्या असर होगा? हमारी वापसी अब कितनी कठिन हो जाएगी? हम तो मंदी से अभी उभर ही रहे थे, 2 महीने, अभी तो महीना पूरा नहीं हुआ, पहली बर्थडे नहीं आई महीने वाली और बजट सर के बल खड़ा हो गया हमारी अब वापसी कितनी मुश्किल है? भारत के लिए भारत, अमेरिका, चाइना, इन 3 अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जैसे हमने कहा कि इनकी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भारत सबसे इस पायदान में सबसे मुश्किल में है। उसकी वजह यह कि अमेरिका के पास अपना एनर्जी रिसोर्स है, शेल है, बाकी गैसें हैं, वो प्रोडक्शन करके थोड़े समय के लिए महंगाई रोक सकते हैं। चाइना के पास बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं और चाइना के पास काफ़ी एनर्जी की सप्लाई रशिया से आती रहेगी, जो नहीं रुकेगी, क्योंकि उसमें दुनिया दखल नहीं दे सकती। भारत पूरी तरह से उन बाजारों पर एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है जहां ये आग लगी हुई है। $120, $110 पर बैरल का भारत के सारे आकलन ध्वस्त हो गए हैं। पिछले 3-4 दिन में हम समझने की कोशिश कर रहे थे, अब आंकड़े आना शुरू हुए हैं कि आखिरी तिमाही में, साल की आखिरी तिमाही में आर्थिक विकास दर पिछले अनुमान से कम रहेगी। $70, $75 की जो आर्थिक का जो तेल का आकलन था वो पटरी से उतर गया है। रुपए के वैल्यूएशन का, क्योंकि रुपया डिवैल्यू होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, वो सारे जो चीज़ें जो ट्रिगर होती हैं कभी कभी हमेशा तेल की कीमतों के साथ। भारत में हमेशा संकट की शुरुआत महंगे तेल से हुई है और हमने महंगे तेल के बाद बहुत सारी समस्याएं आते देखी, तो वो समस्याएं दिखाई दे रही। भारत के पास 2 बहुत महत्वपूर्ण कुशन हैं जिस मामले में हम पिछले दशकों से बेहतर स्थिति में। एक, भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा है, तो अगर ग्लोबल चैलेंजेस भारत में आते हैं तो हम 8-9 महीने 10 महीने तक अपने फॉरेक्स रिजर्व के जरिए उसे बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। यह भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए इस भारत के रुपए में इतनी गिरावट आपको नहीं दिखाई दी या अभी तक नहीं दिखाई दी, वो पैनिक नहीं हुआ जो बाकी जगह था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कुछ एक्सपोर्ट्स ऐसे हैं जिन एक्सपोर्ट्स में भारत के पास अपॉर्चुनिटी है, पर इससे अलग अगर आप देखिए तो अगले साल, कल किसी ने कहा भी, कई सारे लोगों ने कहना शुरू किया है कि भारत सरकार को, रिजर्व बैंक को अगले साल के आर्थिक विकास दर के आकलन घटाने चाहिए, उसे वास्तविकता की जमीन पर आना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि महंगाई का, तेल की कीमतों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। यहां भी वही समस्या है और कई जगह हम और अमेरिका एक जैसी परिस्थितियों में है। अमेरिका के पास एक एडवांटेज है कि उसके पास डॉलर है और उसके पास ऑयल है। हमारा एक डिसएडवांटेज है कि हमारे पास डॉलर है, ऑयल नहीं है। बट अमेरिका और भारत की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं महंगाई से तप रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था भी महंगाई से तप रही है, भारत के लिए भी महंगाई से लड़ाई पहले जरूरी होगी और महंगाई से लड़ाई करने में बहुत कुर्बानी करनी पड़ेगी। उस कुर्बानी में सरकार को अपना रेवेन्यू गंवाना पड़ सकता है, तेल कंपनियों को अपने मुनाफे गंवाने पड़ सकते हैं। आज हमने देखा कि तेल कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट आई सिर्फ इस वजह से कि मार्केट एक्सपेक्ट कल हमने इस बात पर चर्चा की थी शुभ मनी सेंट्रल में कि अब अगर जिस लेवल पर तेल की कीमतें पहुंच गई हैं वहां तेल कंपनियों से कुर्बानी मांगी ही जाएगी, बिल्कुल उन्हें ये बढ़ोतरी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो भारत की फॉल्ट लाइन जो ऑयल है वो सामने खुली हुई है। अगले 2-3 महीने में हमें भारत की रिकवरी की क्या स्थिति रहेगी, अर्थव्यवस्था के सुधार की स्थिति क्या रहेगी, ये हमें अगले 2-3 महीने में दिखाई देगा। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि दुनिया रशिया के इस एडवेंचर पर कैसे रिएक्ट करती है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल,
जब सब आपको बता रहे थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, हम आपको ये बता रहे थे कि इसका असर क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। अंशुमान जी बहुत शुक्रिया आपका। सर जाते जाते एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ सर, LIC IPO का क्या होगा? 7 दिन हो गए बाजार में गिरावट, ये मेरे दिमाग में अभी अभी आया। सरकार तो तैयारी कर रही थी, कसरत तेज हो गई थी, और आज 3000 पॉइंट गिर गया सेंसेक्स। आज सुबह तक की जो खबर शुभ हमारे पास, उस हिसाब से सरकार ने LIC के IPO को लेकर अपना मन नहीं बदला है। आज भी इस बात की सूचना थी कि LIC का IPO अपने ट्रैक पर है, लेकिन बाजार जिस तरह से गिर रहा है, 2,500-3,000 पॉइंट गिर चुका है, उसमें LIC के IPO को इस नेगेटिव सेंटीमेंट में सेल करना मुश्किल हो जाएगा। और खासतौर से मुश्किल किसको होगा? मुश्किल होगा उन विदेशी निवेशकों को जो बाजार से वैसे ही तो $10.5 बिलियन निकाल चुके हैं। तो अगले 24 घंटे में हमें लगता है कि सरकार LIC के IPO पर कोई नजरिया अपना स्पष्ट करेगी कि इस IPO को थोड़े समय के लिए रोका जाएगा या जारी रखा जाएगा, और फिर वही साइकिल शुरू होगा, अरे रुका और टला तो बजट के ऊपर हमको, बजट के आंकड़ों पर उसका असर दिखाई देता रहेगा। बिल्कुल सर, खबरें आपने बहुत समझा दी, असर समझा दिए। एक निवेदन ये कि किस्सों का सिक्का हो सके तो इस बार रूस पर ही ले आइएगा आप, तो हो सकता है कि कुछ इतिहास भी जानने को मिल जाए। हाँ, इस बार के किस्सों के सिक्के में हम रूस पर ही, और रूस की उस ताकत की चर्चा करेंगे जिस ताकत के कारण रूस पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर झुकाए हुए है, और नाटो से लेकर अमेरिका तक रूस को वो सबक नहीं सिखा पा रहे हैं जो इस तरीके का दुस्साहस करने वाले दुनिया के किसी भी देश को सिखाया जाता है। तो किस्सों के सिक्के में हम इस बार उसी पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो इस बार इतिहास भी होगा, खबर भी होगी, खबर का असर भी होगा, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि मनी 9 कहता है समझ है तो सहज है। नमस्कार। का नाम ये कंबोज लाल